सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रात गए एक मामला बड़ा अहम उठा, वो था शरीफ ख़ानदान की रिहाइशगाह के बाहर कंटेनर्स का मामला। लेकिन कंटेनर्स के हवाले से आज सुबह ना तो ज़िली इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदारी ले रही है, ना नून लीग के हवाले से ये कहा गया कि ये ज़िली इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने बिल्कुल ये कंटेनर्स नहीं खड़े किए, ना ही ये कंटेनर्स भेजे हैं। और यही कहा गया नून लीग की जानिब से कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कंटेनर्स लगाकर यहाँ डमोलिश करने की कोशिश की गई शरीफ ख़ानदान की रिहाइशगाह को। उसके बाद बयानात का वो सिलसिला जारी हुआ कि आज कुछ ही देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी सख्त किस्म की मीडिया टॉक भी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, घरों तक आएंगे तो एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ब्यूरोक्रेसी को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना है, तो इस किस्म की धमकियों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। और साथ ही साथ हुकूमत इस किस्म के मामलात क्यों कर रही है कि अब घरों को गिराने का या घरों पर जो कब्ज़ा है, जो एक मुबैना तौर पर कब्ज़ा है, उस कब्ज़े को हटाने के लिए हुकूमत इतनी तुंदई और तेज़ी के साथ काम कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर भी बात होगी और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी आज बात करेंगे। अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले अहमद जवाद साहब आपसे, सर ये क्या हुआ, आप क्या जाती उमरा को शरीफ ख़ानदान की रिहाइशगाह को गिराने के मंसूबे बना रही है आपकी हुकूमत पंजाब? देखिए मुदस्सर, इसमें तो ज़िली हुकूमत का जवाब ऑलरेडी आ चुका है। आपने भी अपने इब्तदाइये के अंदर इसका जिक्र किया कि ज़िली हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, तो उसके बाद तो मज़ीद उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो अहमद जवाद साहब, ये बात हो रही थी कि जनाब ये जगह औकाफ की है, जगह सरकारी है, उस पर कब्ज़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। ये पूरी शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस किस्म के मामलात जो है वो सियासत को अब घरों तक, घरों के गिराने तक इस तरह ले जाना, ये खासा मुख्तलिफ सा काम नहीं नज़र आ रहा आपके दौरे हुकूमत में? इसको मुदस्सर इस तरह से हम आप ही के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूँ या उसको डिवाइड कर देता हूँ। देखें, एक चीज़ है किसी का घर गिराना, ये तो एक बड़ी मैं कहता हूँ गलत चीज़ है, या किसी के घर पहुँचना, ये भी फ्रेज जो है ये भी कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, किसी के घर का किसी का घर सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है और उसमें अगर हुकूमत का डिपार्टमेंट उसको आइडेंटिफाई करता है और उनको कोई नोटिस भेजता है, तो आई थिंक ये तो एक कानूनी मामला है ना। अगर मेरा या आपका घर जो है वो एक कानूनी ज़मीन के ऊपर है और जो इस लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक है, तो कोई घबराने वाली किसी को बात ही नहीं। और तो कोई भेजेगा ही नहीं नोटिस, तभी आपको किसी को नोटिस भेज सकते हैं ना कि अगर उसमें कोई गैर कानूनी चीज़ हो। तो इसको भी कोई इंतकामी कार्रवाई समझने की बजाय ये एक कानूनी, अब आपने देखा होगा बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में भी गिराई गई हैं, बहुत सारी इंक्रोचमेंट जो हैं कराची में भी गिराई गई हैं गैर कानूनी। आपको पता है कराची में कितने बिल्डिंग्स पूरी जो हैं, सिंध बिल्डिंग जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट है, उसकी परमिशन के बगैर या उनकी मिली भुगत के साथ बनाई गई थी, तो वो गिराई गई हैं। हम तो अभी कोई गिराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने की है इसकी। सही। तो आसिफ बाजवा साहब, तो कानूनी मामला है और ये भी आज शहजाद अकबर भी ये कह रहे थे कि किसी के नाम पर सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये तनाज़ा जो है दो ख़ानदानों के दरमियान है, हुकूमत का तो इससे लेना देना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपने और आपके बच्चों ने, सरकारी मुलाजमीन ने, वो यहीं रहना है। इस किस्म की धमकियों की मुस्लिम नून पंजाब के सदर को क्या ज़रूरत आन पड़ी है? कानूनी मामला है, अगर ये हक पर हैं
तो अदालत रिलीफ भी दे देगी, अदालत चीज़ों में वो कर लेगी। तो इस तरह धमकियों पर क्यों उतर रहे हैं आपके लीडर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हर काम का एक तरीकाकार है। क्या आपके नोटिस में है या मीडिया के किसी और पर्सन को या किसी ज़िले हुकूमत ने ये कहीं भी ये स्टेटमेंट दी है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि हमीदा बेगम किसी अदालत में गई, जिस हमीदा बेगम ने 1992 में ये प्रॉपर्टी सेल की और शरीफ फैमिली ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया और बकायदा महकमा माल में तमाम फीसेस अदा करके उसकी रजिस्ट्रेशन हुई और उसके बाद इंतकाल उनके नाम पे मुंतकिल हुआ। 1992 को ले लें और आज 2021 को ले लें, 20 साल ये और 8 साल वो, 28-29 साल हो गए। क्या कोई शख्स इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी कंपिटेंट कोर्ट में, किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास किसी ने कोई शिकायत की हो, किसी ने कोई इस्तगासा दायर किया हो, किसी ने कोई प्राइवेट कंप्लेंट या सिविल सूट किया हो जी, तो वो बता दें। ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई पंजाब गवर्नमेंट है या किसी भी सूबे की गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट को ये हक हासिल नहीं कि वो खुद से किसी शख्स के इंतकाल को, जो एक प्रॉपर महकमा है, महकमा माल जो है, उसके माल के जो कागजात है उसको नाल एंड वाइड कर दें। ये अदालतों का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये इंतकामी सियासत कर रहे हैं। ये पहले नैब और नैवी गठजोड़ था, अब ये महकमा माल को और चीफ सेक्रेटरी जो है उनको लेकर के, या लाहौर के जो चीफ ऑफिसर है उसके सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनको भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो अदालत के हुक्म के बगैर कोई काम आज खुद से नहीं कर सकते। वो कला की टीमें इनके पास भी हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, सब लोगों को, आपको भी पता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी को कोई ग्रीवियंस है तो वो किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाए, कंपिटेंट कोर्ट के पास जाए, सिविल सूट करे, सिविल कोर्ट में जाए, फिर सेशन कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये है एक तरीकाकार। क्या कभी ऐसे भी इंतकाम लिया जाता है कि पूरी फैमिली को, फिर पूरी अपोजिशन को, मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज साहब को, मरियम साहबा को, हमजा शहबाज को, ख्वाजा साद रफीक को, ख्वाजा सलमान रफीक को, शाहिद खान अब्बासी को, आसन इकबाल साहब, ये ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अदालतों से जाया जाए और अदालत ने अगर कोई स्टे दिया है तो स्टे के ऊपर अमल दरामद हुकूमत का हो। लेकिन सर ये अभी पिछले दिनों में जितना ख़ास तौर पर, क्योंकि आप गुजरांवाला डिवीज़न से हैं, तो गुजरांवाला डिवीज़न में तो एक बहुत बड़ी तादाद में हाउसिंग स्कीमें तक सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, एंटी करप्शन ने वो तमाम तर चीज़ें आश्कार की, महकमा लैंड रेवेन्यू ने वो बताया। गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर गुजरांवाला शहर में पेट्रोल पंप्स तक बनाए गए, शादी हॉल की मार्किज तक बनाई गई, बहुत सारे दुकानें, घर तक बनाए गए। वो जो सरकारी ज़मीनें शामलाट थी वो कहाँ से कहाँ इस्तेमाल हुई, उनको भी पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि हमने उसको हासिल किया। तो सर ये भी तो फिर ज्यादती नहीं है? सर नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, जो बात आपने की आपने बिल्कुल दुरुस्त की, आपको यही इंफॉर्मेशन थी। अब मैं अर्ज करता हूँ, आप भी लाहौर में रहते होंगे, इधर उधर भी जाते होंगे, रेलवे ट्रैक कभी आपने देखा होगा, और रेलवे ट्रैक के साथ साथ कई कुछ लोगों ने आपने एक जानवर, गाय, भैंसे बांधी होती है, बिल्कुल आपने देखा होगा ना? बिल्कुल ऐसे सर, घर बना लिए सर, हाँ, घर बना लिए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, उनके पास कोई सबूत नहीं होता, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं की होती, उसको तहसीलदार ने तस्दीक नहीं किया होता, उसको एसीडीसी के पास इस तरह का काम होता है। वो और बात है। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज है, इनके फर्ज करें एक गांव है, उसमें एक शख्स ने पूरे के पूरे गांव की प्रॉपर्टी खरीद ली, और अगर उसने पूरे गांव की प्रॉपर्टी खरीद ली तो वहां पर जो महकमा माल की या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, वो चूंकि उस गांव की थी, शामला दे जिसे कहते हैं जी, तो वो भी उसी प्रॉपर्टी के साथ आती है। लेकिन इन्होंने नाजायज तौर पे, बिला इख्तियार, गैर कानूनी तौर पे लोगों की जो हाउसिंग सोसाइटीज थी उनके गेट तोड़ दिए और उनको गिरा के वापस आ गए, और अखबार में और टेलीविजन में ये खबर दे दी कि हमने कब्जा वागुजार करा लिया। अगर जिस दिन से ये आए हैं और जिस दिन से शेख रशीद साहब कुछ देर वजारत रेलवे का बेड़ा गर्क करते रहे, अखबार में और टीवी में ये खबरें चलती रही कि हमने 25 अरब की जमीन खाली करा ली, कहीं 2 अरब की खाली करा ली। भाई वो अरब रुपए कहाँ है?
वो जमीन कहाँ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये इमरान न्याजी साहब जो है ना, जिनका आज नया नाम आ गया है ऐलान न्याजी साहब, ये सिर्फ ऐलानात करते हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं अपने मुआवनीन खुसूसी को कि और देखें सही बड़ी बड़ी एक मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट। लोग जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं, वो अपने वज़राए आला के साथ मीटिंग करते हैं, ये अपने मुआवनीन खुसूसी के साथ जो नॉन इलेक्टेड पर्सन है उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो जितनी बदतमीजी करता है टीवी पे बैठ के, जो जितनी इमरान न्याजी साहब को ऐसे उनको उठा उठा के ऊपर लेके जाता है और जो अपोजिशन के लोगों की गालियां निकालता है, बेइज्जती करता है, ये उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको टारगेट देते हैं। चलें सर, मैं अहमद जवाद साहब से जान लेते हैं कि क्या इस तरह का रवैया वजीर आजम साहब का है कि एक तो ऐलानात करते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं अहमद जवाद साहब, दूसरा नॉन इलेक्टेड वाला बड़ा आप लोगों पर ये एक ठप्पा है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को आप ला रहे हैं। अभी शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने की बात हो गई है, हम्माद अज़हर साहब 2 हफ्ते नहीं हुए वज़ीर ख़जाना हुए, पहले वज़ीर ख़जाना जिसके लिए पूरी कोशिश की आप लोगों ने सेनेटर बन जाए वो नहीं बने और सारी जिम्मेदारी दे के उनको फारिग कर दिया। तो ये क्या सिलसिला है सर कि नॉन इलेक्टेड लोग भी आपके लिए ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब के लिए वो बहुत अजीज़ हैं और जो काम है वो ऐलानात की हद तक है? अच्छा, 2 सवालात हैं आपके और इसके साथ साथ बाजवा साहब ने भी 1-2 चीज़ें कही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बाजवा साहब कह रहे थे कि वो मुआवनीन खुसूसी के साथ मीटिंग्स करते हैं, तो क्यों ना करें। मुआवनीन खुसूसी जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनकी अपॉइंटमेंट होती है। मुल्क के वज़ीर आज़म को इस बात की इजाज़त होती है कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए अपने लिए स्पेशल असिस्टेंट्स को नॉमिनेट कर सकता है। जब आप उनको नॉमिनेट करते हैं, ज़ाहिर उनको कोई जिम्मेदारी देते हैं, जब जिम्मेदारी देते हैं तो उनके साथ मीटिंग्स भी करनी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कैबिनेट के साथ वज़ीर आज़म हर ट्यूसडे को मीटिंग करते हैं और ये सिलसिला पिछले 2.5 साल से चल रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने कैबिनेट की इतनी मीटिंग नहीं की जितनी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर है चीज़। अब आ जाते हैं आपके सवालात की तरफ। ऐलानात तो करते हैं, काम नहीं करते। भी कौन से ऐसे ऐलानात हैं जिन पे काम नहीं हुआ? अगर आप इकोनॉमी की बात करें कि एक जो वेंटिलेटर के ऊपर इकोनॉमी थी, बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, उस इकोनॉमी को जिसका आगाज़ जो था वो $20 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट से था, वहाँ से उसको निकाल के सरप्लस में ले आए। आप और चीज़ें छोड़ें, भी पिछले 3 महीने में, पिछले 10 महीने में फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आप जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, ये तकरीबन 15 साल के बाद उस लेवल पे गई है जहां पे किसी ज़माने में हुआ करती थी। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पिछले 3 साल की हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान में रुपया जो है पिछले 3 महीने में इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो हैं उसको स्ट्रॉन्गेस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया अगेंस्ट द डॉलर इन लास्ट 3 मंथ्स। इस मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री की एक्टिविटी है उसका सिर्फ एक एविडेंस ये है कि इस मुल्क में कभी भी सीमेंट की इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई जितनी पिछले 1 साल के अंदर हुई है। देखें, ये ऐलानात नहीं है, ये काम हो रहा है। इस मुल्क में 68 के बाद किसी ने कोई डैम नहीं बनाया। 3 बड़े डैम्स के सिर्फ ऐलान नहीं हुए, उनके ऊपर काम शुरू हो गया है। उनका शेड्यूल जो है वो आ चुका हुआ है कि वो कौन कौन सी ईयर के अंदर वो खत्म हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। वो चाजी है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून कहती है हमारे मंसूबे हैं जिस पर तख्तियां आप लगाते आ रहे हैं, शुरू अब आपके लिए तख्तियां हो रही हैं। मैं जवाद साहब की बात हो रही है, मैं बाजवा साहब आता हूँ आपकी जाने। जी अहमद जवाद साहब। देखें, एक तो ये है कि हो सकता है कुछ ऐसे मंसूबे जिनका जिक्र माजी में भी हुआ हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उस वक्त ये कोई और मुल्क था और जब इमरान खान की गवर्नमेंट शुरू हुई तो कोई नया मुल्क वजूद में आ गया। ये एक ही मुल्क है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होती है, सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर एक ही होता है, तमाम इदारे एक ही होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये जो बड़े बड़े डैम्स जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनका तो जिक्र पिछले 20 साल से भी हो रहा है। मैं तो जिक्र की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनके इनॉग्रेशन की बात कर रहा हूँ। मैं तो उनके ऊपर इस वक्त काम होने की रफ्तार की बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ जिक्र की बात नहीं की। हाँ, अगर आप जिक्र की बुनियाद पे कहें जी कि चूंकि हमने भी 15 साल पहले जिक्र किया या 10 साल पहले, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमारा प्रोजेक्ट तो उस वक्त होता है ना जब आप प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं, उसके ऊपर काम शुरू होता है, उसमें कोई प्रोग्रेस होती है।
हम तो उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। और जहां तक सीपैक का ताल्लुक है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, तो सीपैक के प्रोजेक्ट्स ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन उनका शेड्यूल जो है, कुछ का पिछले 5 साल होगा, किसी का आज शेड्यूल है, तो इसमें तख्ती या तख्ती की क्या बात होगी? सीपैक प्रोजेक्ट कोई नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और उसके शेड्यूल्स हैं, उसकी फेजेस हैं। कुछ फेजेस नवाज शरीफ के दौर में हुई, कुछ फेजेस हमारे दौर में हुई, कोई फेजेस जो है शायद अगले दौर में जाके कंप्लीट हों। तो जी बाजवा साहब, आप बात करना चाह रहे हैं कि सर काम तो बाजवा साहब, मेरा सवाल भी, काम तो इस हुकूमत में भी और ख़ास तौर पर जो इकॉनमी के हवाले से साथ साथ इस दौरे हुकूमत में कहा गया कि कंक्रीट काम हुआ। वो कह रहे हैं कि जनाब हेल्थ कार्ड की तकसीम पूरे सूबों के अंदर, सिंध को छोड़कर बाकी सूबों के अंदर इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर दी जाएगी। ये वो कह रहे हैं बहुत बड़ा काम है। इस वक्त कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए जितनी तेज़ी के साथ वो कह रहे हैं, आज भी सखर में वज़ीर आज़म ने वहाँ पर भी आज तकसीम कुछ की है। इसी तरह एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, उन्होंने कहा इतनी मुश्किल दौर में जब पूरी दुनिया कोविड की सूरत हाल में नौकरियाँ तबाह हो रही थी, इकॉनमी तबाह हो रही थी, तो हमने इन चीज़ों को बरकरार रखा। तो बाजवा साहब कहीं ना कहीं काम तो वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हुकूमत, मुझे एक बात, आपके सवाल का सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूँ जी, कि बल्कि सवाल ही छोटा सा, एक मासूमाना सा सवाल करूंगा कि क्या ये बता दें कि इनके दौरे हुकूमत में कौन सा एक भी मेगा प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है, स्टार्ट किया हो कोई काम? कोई नहीं किया। अब मैं अपने भाई को बड़ी खूबसूरत इन्होंने बातें की, बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। मैं सर कहता हूँ, सर मैं करता हूँ। अब सर ये बात है, ये कहते थे कि हमने लानत किए, कौन से हमने पूरे नहीं किए। ये कहते थे कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, बैरून मुमालिक में जो पाकिस्तान की करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है, उसको 5 अरब रुपए जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेगी, और 2 अरब रुपया जो है वो IMF के मुंह पे मारेगी, और 5 अरब रुपया जो है पाकिस्तान के खजाने में आएगी, और पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा। ये कहते थे। अब फिर इसके बाद ये कहते थे कि 30 दिन में हम सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे। सर आपने कर्जा वो कह रहे हैं इतना ले लिया है कि उस कर्ज की किस्तें उतारते वो इकोनॉमी नहीं कर पा रहे। आज की स्टेटमेंट, मुझे आज की स्टेटमेंट देख ले, इमरान नियाज़ी साहब ने खुद कहा है कि हमसे पहले जो हमने 35 अरब जो कर्जा है वो वापस किया है, और जो PMLN की गवर्नमेंट थी उन्होंने 20 अरब रुपए वापस किया था। ये अब उनकी स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि हर काम को ये पछताते हैं बात करके। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा जनूबी पंजाब बनाएंगे। इन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, वो भी बन गई, जनूबी सूबा भी बन गया। इन्होंने कहा था हम हेल्थ में बेहतरी लाएंगे। अब कोई पाकिस्तान में बीमार नहीं है, कोई हर चीज बिल्कुल तंदुरुस्त है, और लोगों को फ्री दवाइयां मिल रही हैं, जो लोगों को मेडिसिन के जो घर में पहुंच रही हैं। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन में बेहतरी लाएंगे, वो भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान की अब दुनिया में सबसे ज्यादा PhD पाकिस्तान में लोग गुर्बत में कर गए हैं, ये भी आपने देख लिया। फिर उन्होंने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर होगा, आपने देख लिया कि रियासत मदीना कैसी है, ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान की रियासत मदीनी है, या ये 2 पाकिस्तान है या 1 पाकिस्तान है, ये सब आपके सामने बातें हैं। अब इन्होंने कहा था 50 लाख नौकरियां भी इन्होंने दे दी, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां भी दे दी, और 50 लाख लोगों को घर भी मिल गए। और अमेरिका से, UK से, फ्रांस से, जर्मनी से, जर्मनी और जापान की जिन दोनों मुल्कों के आपस में सरहदें मिलती हैं, वहां से लोग यहाँ पे आगे नौकरियां ढूंढ रहे हैं। सर आपको पता नहीं है? आप जरा सोए हुए हैं ना भाई साहब, आज आपका आज तरसे जो है वो खासा तंजिया हुआ है आज भाई साहब। लेकिन सर देखें, आपको भी मालूम है 50 आज कश्मीर भी आजाद हो गया है, कश्मीर भी आजाद हो गया है, और सारी दुनिया दोस्त है। बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया भी हमारा, बहुत अच्छा दोस्त है चाइना भी हमारा, बहुत अच्छा दोस्त है सऊदी अरब भी हमारा, बहुत अच्छा दोस्त है अफगानिस्तान भी हमारा। भाई पाकिस्तान तो आइसोलेशन में है, कोई मुल्क हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये मैं क्या बताऊं, इकोनॉमी का क्या रेट है? 5.6 पे GDP ग्रोथ रेट था, ये माइनस पे चले गए हैं। ये जो माइनस पे चले गए GDP ग्रोथ, ये सर ये कोरोना से पहले की बात है, अब की बात नहीं है। हमने ये कहते थे कि ये इन्होंने डॉलर जाली तरीके से 100 रुपए पे खड़ा किया हुआ है। अरे भाई आप भी खड़ा कर लो, जाली तरीके से कर लो। अब पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया है, आपको नहीं पता? जब ये बढ़ाते हैं 26 रुपए लीटर बढ़ाते हैं, जब ये कम करते हैं 1 रुपया 2 पैसे लीटर कम करते हैं। इसलिए आप अब तो 40 रुपए लीटर, अब ये कहते थे जब डॉलर बढ़ता है। सर मैं आपके ढेर सारे सवाल हैं, मैं सवाल अहमद जवाद साहब से। अहमद जवाद साहब, खैर खासे आज जो बड़ा उन्होंने सारे के सारे वो वादे
वो सारी बातें जो आपके इलेक्शन से पहले थे और इलेक्शन के फौरी बाद थे वादे, वो बातें आज याद दिला रहे हैं पौने 3 साल बाद। सर, बहुत मुश्किल होता है हुकूमत में आकर इस किस्म के वादों पर अमल दरामद करना जो आप इलेक्शन के दौर में कर चुके हों। ये क्या सारे के सारे अननेचुरल और ख्वाबी बातें थी जो आप लोगों ने की, खान साहब ने की, जो वादे थे इलेक्शन के, अब ये पूरे तो हो नहीं पाएंगे। जब ये पूरे नहीं हो पाएंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे इस आवाम को? 50 लाख घरों, 1 करोड़ नौकरियों और कर्ज की और इस मुल्क की मईशत की और मुल्क की वकार की जो बात है वो कहाँ खड़ी होगी आज से 2 साल बाद? देखिए मुदस्सर, पहले तो एक बाजवा साहब ने बात की कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, तो मैं आपको चंद मेगा प्रोजेक्ट्स जो है ना फौरी तौर पे गिनवा देता हूँ, वरना तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि रावी अर्बन फ्रंट जो लाहौर में एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसका आगाज कर दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट इस लिहाज से बड़ा यूनिक है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि ये पहली दफ़ा एक बड़े शहर की जो माहौलियात हैं, जो पानी की वहाँ पे किल्लत है, जो वहाँ पे हाउसिंग के हवाले से जो मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मेगा प्रोजेक्ट है। रावलपिंडी रिंग रोड जो है पिछले 20-25 साल से इसका हम जिक्र सुन रहे थे, लेकिन इसका आगाज जो है पीटीआई की हुकूमत ने कर दी है। 3 बड़े डैम्स जिनका मैंने जिक्र किया है ये 68 के बाद बने। तो मेगा डैम्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये तो अभी मैंने सिर्फ 3 आपको गिनवाए हैं। हेल्थ की ये बात कर रहे थे, तो हेल्थ की सूरत हाल ये है कि केपी के अंदर 100% लोगों को इंसाफ हेल्थ कार्ड मिल गया, और इसका मतलब क्या है, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया एक फैमिली को मिल रहा है, जिससे वो अपना इलाज गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करा सकते हैं। आई थिंक ये हेल्थ के वाले से एक गैर मामूली कदम है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी हेल्थ इंसाफ कार्ड का आगाज हो चुका हुआ है। पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में बड़ी तेज़ी से आहिस्ता आहिस्ता तमाम डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंसाफ कार्ड दिया जा रहा है। एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन में एक तो चीज़ याद रखनी चाहिए कि एजुकेशन 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया, लेकिन फेडरल से जो चीज़ करने वाली थी वो एक यकसा सिलेबस करने की थी, जो कि तमाम सूबों की मंजूरी से फाइनलाइज हो चुका है, और अब उसका ये जो सेशन अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर उसका आगाज़ होगा, जो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा एजुकेशन के वाले से काम होगा। बाकी इकॉनमी 50 लाख घरों का इन्होंने जिक्र किया। आप मेरा ख्याल है मीडिया पे नोट कर रहे होंगे, तकरीबन हर दूसरे हफ्ते में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो इसी 50 लाख घरों के वाले से अब वो उसकी इनागुरेशन हो रही है कंप्लीशन की शक्ल में। 50 लाख का आगाज हो रहा है। अब देखना ये कि ये अगला 1 साल जो है वो माली साल खास तौर पर वो इस मामले में आगे लेकर आता है चीज़ों को। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और आसिम बाजवा साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और बड़ी अच्छी खबर से आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान में पहली हिंदू खातून DSP पुलिस सिंध तैनात हो गई हैं। ब्रेक के बाद इस बारे में जिक्र होगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद। 11 अगस्त 1947 माफ़ कीजिएगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वो तकरीर जिसमें कहा गया कि मुल्क बन गया और इसमें तमाम अक़लियतें अपने मज़हब के लिहाज से आज़ाद होंगी। फिर हमने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के हर मुश्किल और अच्छे दौर में पाकिस्तान में अक़लियतों के वो काम देखे जिस पर आज हमें सब फ़ख्र है। पाकिस्तान के खेल के मैदान हों, पाकिस्तान की अफवाज हो, पुलिस हो, DMG हो, मेडिकल के शोबे हों, या फिर पाकिस्तान का पार्लियामान हो, हर जगह पर अक़लियती बरादरी पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा से कोशा नज़र आई है। लेकिन कुछ अरसे से एक चीज़ बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान में जहाँ पर अमूमी तौर पर ख़वातीन तमाम शोबों में कम नज़र आ रही हैं, वहाँ पर अक़लियती बरादरी में भी ख़वातीन उस तरह से आगे नहीं हैं। लेकिन फिर वक्त बदला है, हालात बदले हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी भी अपनी ख़वातीन के साथ आगे बढ़ रही है। हमने पिछले सेनेट में देखा कि जिस तरह से
एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर के तौर पर मुंतखब हुई, हिंदू एक खातून। और अब आज की एक बहुत अच्छी, बहुत मुस्बत खबर है कि पाकिस्तान में सिंध पुलिस को बहैसियत DSP जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान है वो पास किया है। मनीषा रुमेता ने जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदू बरादरी की ये सपूत अब DSP के तौर पर में काम करती हुई नज़र आएंगी। ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र है, मनीषा के लिए भी फ़ख्र है, उनके ख़ानदान के लिए और ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी के लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा रुमेता, आपको बहुत मुबारक हो इस कामयाबी पर। थैंक यू सो मच। अच्छा मनीषा, आपने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की है। अब ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कहाँ, पुलिस की सख्त जान किस्म की नौकरी कहाँ, ये दो एक अलग अलग चीज़ें जो हैं वो हैं। तो आपने पुलिस क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहले तो ये कि मेरा जो मेडिकल प्रोफेशन चूज़ करना था वो ये था कि हमें स्टेटस को फॉलो करना है, क्योंकि आजकल जो हमारे माशरे में लड़कियों के लिए एक ही ऑप्शन होता है, या तो मेडिकल या तो कुछ भी नहीं। तो इसी मिथ को डिस्पेल करने के लिए मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा चैलेंजिंग काम करूं, कोई ऐसी चैलेंजिंग फील्ड बेसिकली एडॉप्ट करूं जहां से ट्रेंड सेटर बन सकूं और दूसरी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि हम हर चीज़ कर सकते हैं और हर प्रोफेशन को परसू कर सकते हैं। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर माई फैमिली, और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई फील ऑनर्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये है कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, मेरी कोशिशों का मुझे सिला मिला और खुदा ने बहुत नवाजा। अच्छा मनीषा, आप हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, पुलिस पे सीनियर अफसर बनना पाकिस्तान में वाकई जो अक़लियतों के लिए उसी तरह से मौक़े मौजूद हैं जिस तरह से बाकी सबके लिए हैं? सबसे पहले तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था वो मेरी फैमिली है। स्पेशली माय फादर वाज अ वेरी विजनरी मैन, ही ऑलवेज सपोर्टेड डॉटर्स एजुकेशन। तो उनका जो विज़न था ना डॉटर्स के लिए कि उनको एजुकेशन दी जाए, वो इसीलिए था कि वो प्रोडक्टिव मेंबर्स बने सोसाइटी की और कोई भी प्रोफेशन परसू करके बने। तो जब मैंने पुलिस के लिए सोचा कि मुझे इसी फील्ड में परसू करना है और यही अपना ड्रीम पूरा करना है, तो उसमें मेरी जो फैमिली है, स्पेशली माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम एंड शी इज़ अ बोल्ड लेडी। तो उन्होंने हमें उसी ब्रेवरी के साथ उनका जो ब्रॉटअप रहा है और उसके लिए उनका जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो सबसे सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी जो मदर हैं वही हैं। अब तक जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ से जो है वो एग्जाम्पल सेट हो चुका है और आगे जो है ये क्योंकि ट्रेंड सेटर बनेगा और हर लड़की चाहे वो किसी भी चाहे वो माइनॉरिटी से हो, एज एन इक्वल मेंबर ऑफ और एज एन इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान किसी भी फील्ड में और किसी भी प्रोफेशन में आ सकती है। तो अभी तक जो मुझे रिस्पांस लग रहा है वो बहुत ओवरवेलमिंग और पॉजिटिव रिस्पांस है, और क्योंकि ये ना सिर्फ मेरी अचीवमेंट है लेकिन हमारी पूरी नेशन की, मेरी पूरी कम्युनिटी की, हम सब। अच्छा मनीषा साहब, आपने SPSC का इम्तहान पास किया है, क्या वाकई इसमें भी जिस तरह लड़कों के लिए मौक़े हैं लड़कियों के लिए भी यकसा मौक़े हैं इस फील्ड के अंदर? मुझे लगता है कि मैं अभी जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ के लिए कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो ज़रूरत है वो ये है कि हम आगे आएँ और अपनी कोशिशों से उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करें। मेरा पहला मैसेज तो हमारे जो भी सिंध के, पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अपनी बेटियों को स्पेशली ज़रूर तालीम दें और उनको जो है लायबिलिटी ना समझें बल्कि उनको एसेट में कन्वर्ट करें और उनको एसेट अपने एजुकेशन के ज़रिए बनाएं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमारी बैरियर है वो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो हर लड़की है हमारे मुल्क की वो तालीम याफ्ता हो, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं और जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरा यही है कि नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, कीप ट्राइंग, क्योंकि जो है कोशिश करने वालों की, जैसे कहते हैं ना, कभी हार नहीं होती, और ऑलवेज कीप ट्राइंग। अच्छा मनीषा, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। मनीषा, आप घर में सबसे छोटी हैं, छोटे थोड़े लाडले भी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, तो आप शुरू से कुछ थानेदार किस्म का मिजाज रखती थी कि पुलिस में तो सख्त लहजा होता है, आप भी क्या गुस्से वाली हैं? ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं बहुत ऑब्वियसली मैं यंगेस्ट चाइल्ड हूँ तो पैम्पर्ड भी हूँ, तो मेरी फैमिली को लगता था कि मैं इतनी चैलेंजिंग जॉब नहीं कर सकती,
ये मैंने तभी अपना माइंड सेट कर लिया था कि ये चैलेंजिंग मैं जॉब करूँगी और ज़रूर करके दिखाऊँगी। मुझे लगता है कि हम अगर किसी चीज़ को वाकई में ट्रीट करना चाहते हैं, क्राइम को ख़त्म करना चाहते हैं, वो गुस्से से नहीं एक्शन से ख़त्म होता है। और हमारे एक्शंस जो हैं वो एडमेंट होने चाहिए और स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, और हमारे मिजाज को गुस्से वाला या सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे इरादे हैं वो पुख्ता होने बहुत ज़रूरी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गुस्से से मिजाज को बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का निज़ाम जो है वो उस मिजाज से बेहतर हो सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मनीषा, एक मैं यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, आप आज गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज बैठे हुए एक नॉर्मल शख्स की तरह सिविल कपड़ों में, लेकिन आपको डीएसपी की वर्दी में हम आपको कब देखेंगे और ये कितने अरसे के अंदर आपको ये ओहदा मिल जाएगा? अभी तो ये 2-2.5 मंथ्स के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ट्रेनिंग के बाद ही पोस्टिंग होगी। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन है, अभी तक इतनी डिटेल्स आउट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आउट होती हैं तो आई विल शेयर। सही। अच्छा अनीशा, आखिर में, क्योंकि आप खुद यंग हैं और आपने ये कामयाबी भी हासिल की है, नौजवानों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगी? मैं सिर्फ 2 लाइन्स में मैसेज देना चाहूँगी, वो जो मैंने अपने हर नोटबुक में लिखा हुआ है प्रिपरेशन फेज़ में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तू क़यामत तक डरने पे बैठ है किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी अज़्म के साथ जो हमारे यूथ हैं वो अपने ड्रीम्स को परसू करें। बिल्कुल, ये ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी मनीषा रुबैदा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, फिर से आपको मुबारकबाद। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा फ़ख्र, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए बड़ा फ़ख्र है कि इस तरह से आप कामयाबियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात की है मनीषा ने, वो ये है कि लायबिलिटी ना समझें वालिदैन अपनी बेटियों को, बल्कि एसेट समझें, और वही एसेट फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान में CSS करते हुए एक ही घर की बहुत सी बच्चियां हर साल इम्तहान पास कर रही थीं, और आज वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर CSS में वो अपने खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। तो अपनी बच्चियों को इसी तरह से आगे बढ़ाइए ताकि पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह से आगे बढ़ पाए। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद मौज़ूआत पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक में एक चीज़ की शायद कमी हो जाती है, हर चीज़ में लोग सदका और खैरात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लाखों की तादाद में वो बच्चे मौजूद हैं जो थैलेसीमिया का शिकार हैं। मुख्तलिफ अमराज के ये बच्चों को बर वक्त खून जब तक नहीं मिलता, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दाव पर लग जाती है। रमज़ान मुबारक में खून का अतिया करने वाले लोगों की तादाद कदरे कम हो जाती है। आज हम इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो फाउंडेशन है इस हवाले से जो बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए काम कर रही है, वो सुंदस फाउंडेशन है। उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ M यासीन खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यासीन खान साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग खून अतिया करते हैं, लेकिन शायद वो रेशो या वो तादाद नहीं जो बहुत से ममालिक में बाकायदा वॉलंटरली साल में 2 या 4 बार खून अतिया करने वाले लोगों की है। लेकिन रमज़ान मुबारक में कुछ ये खबरें सामने आती हैं कि लोगों की तादाद ये कम हो जाती है, और फिर बच्चों के लिए सफ़र करना होता है कि जो इस मरज़ में मुब्तला हैं, जिन्हें खून का अतिया मिलना ज़रूरी है। क्या कहेंगे कि रमज़ान मुबारक में भी इस चीज़ को उसी तरह से बरकरार रखना चाहिए जैसे हम सदका और खैरात कर रहे होते हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपका चैनल हमेशा जो है इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चाहे थैलेसीमिया के बच्चों को हों या इदारों को, आप उनको उजागर करते हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, और जब आपके चैनल पे लोग देखते हैं और सुनते हैं तो वो जो है हमारे जैसे इदारों की मदद करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रमजान में जो है वो खून का अतिया करने वालों की तादाद जो है वो बिल्कुल आधी रह जाती है, क्योंकि वो लोग जो ऐसी हालत में जो है वो ब्लड नहीं दिया जा सकता या कुछ कमजोरी हो जाएगी, तो इस वजह से जो है वो ब्लड नहीं देते। लेकिन हमारे उलमा कराम भी ये कहते हैं और मुफ्ती साहिबान भी ये कहते हैं कि अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए आप रोजे की हालत में खून का अतिया दे दें तो उससे जो है वो ना रोजे को कोई नुकसान पहुंचता है, ना रोजा टूटता है, और उसका अजर सवाब तो वैसे भी बहुत ज्यादा और मिलता है। तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश है तमाम सुनने वालों को
कि आप लोग खून का अतिया दे। रमजान मुबारक के महीने में भी हमारे पास आए हैं, उनके पास अफ्तारी के बाद जो है वो इंतजाम होता है, उनका स्टाफ मौजूद होता है। आप अफ्तारी के बाद भी खून का अतिया दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि रोजे की हालत में कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला हो सकता है, तो अफ्तारी के बाद भी जो है वो आप लोग खून का अतिया दे सकते हैं। अच्छा यासिन साहब, कितने बच्चे अंदाजन हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिया का शिकार बच्चे हैं जिनको खून की ज़रूरत पड़ती है? और दूसरी बात यह है कि कितने दिन के बाद एक बच्चे को खून लगाना ज़रूरी होता है? सर इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे, कम से कम ये तादाद जो है 1 से 2 लाख तो कंफर्म है। अच्छा। जो पूरे पाकिस्तान में है। और इन्हें हर जो मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उन्हें हर 15 दिन के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पेश आती है। और जब इसी तरह जो है एक माह में जो मेजर थैलेसीमिया का बच्चा है उसको 2 दफा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो जरूरी है होना। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि लोग आए, आगे बढ़ें। और मैं जिक्र करना चाहूँ कि पिछले रमजान मुबारक में भी अपना क्या कहते हैं दावत इस्लामी जो है वो उनके अमीर मौलाना अलियास कादी साहब ने अपील की थी। तो इनके पूरे पाकिस्तान में जो है ये पूरे उस अरसे से लेके अब तक तकरीबन 50,000 से ज्यादा जो है पूरे पाकिस्तान में खून की एहतियात दे चुके हैं। और इस दफा भी हमने उनसे गुजारिश की है कि वो अपील करें अपने लोगों को, अपने कारकुनों को, कि वो पहले की तरह जो है इस रमजान मुबारक में भी खून की एहतियात दें। और उन्होंने वादा किया कि हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके और बाकी भी जो पूरे पाकिस्तान में जो इदारे काम कर रहे हैं उनके लिए खून के कैंप लगवाएंगे। और इसी तरह मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का, पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का और मोटरवे पुलिस का, ये लोग भी जो है हमें रमजान में जो है वो ब्लड कैंप लगवाते हैं। और जिससे जो है वो कीमती इंसानी जिंदगियां जो हैं ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स की और जो दीगर अमराज में मुब्तला होते हैं उनकी जिंदगियां बचती हैं। और कुरान की आयत भी है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी जिंदगी को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो लोगों को आगे आना चाहिए। और खास तौर पे वो नौजवान जो इस वक्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद है, वो जिस तरह अपने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में खून का अतिया देते हैं, अब ऑफ है, तो उनको चाहिए कि वो सुंदर फाउंडेशन और बाकी जो इस तरह के इदारे हैं खून का अतिया दें ताकि कीमती इंसानी जिंदगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट सुंदस फाउंडेशन। किसी एक इंसान की जान बचाना यानी कि पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। जिस्म की एक ज़कात है कि साल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 बार तो खून का अतिया ज़रूर देना चाहिए। और आज जो लोग मौजूद हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं अगर आप अपना खून का अतिया देने के लिए किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जो फातमीद फाउंडेशन है, सुंदस फाउंडेशन, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए खून की एहतियात जमा कर रहे हैं। क्योंकि अपने बच्चों का अगर हम आज नहीं बचा सकेंगे तो मुस्तकबिल हमारे हाथों में नहीं बरकरार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।